Now today we will discuss about the hybridization concept. Hybridization concept is a topic from chemical bonding and it is first video on hybridization, video lecture on hybridization concept. आज हम hybridization concept के बारे में बात करेंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और ये hybridization concept पे पहला वीडियो लेक्चर है। नाउ वी स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। अब हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। hybridization concept was given for the first time by Pauling in 1931। तो हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट सबसे पहले पॉलिंग ने दिया था 1931 में। नाउ नीड ऑफ हिब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की क्या ज़रूरत है। नंबर 1, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर and geometry of a species। स्पेशीज में भी मॉलिक्यूल और आयन। हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट दिया गया किसी भी स्पेशीज यानी मॉलिक्यूल या आयन के ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर बताने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इट वाज आल्सो गिवन टू एक्सप्लेन the equal bond length of two or more than two similar covalent bonds in a species। ये किसी भी स्पेशीज यानी मॉलिक्यूल या आयन में दो या दो से ज़्यादा सिमिलर कोवेलेंट बॉन्ड की इक्वल बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया गया। नाउ वी टेक द definition of hybridization concept। definition of hybridization concept। hybridization right within the inverted commas, hybridization is the process of mixing of fixed number of pure atomic orbitals like sp
D to get the same number of impure or hybridized atomic orbitals arranged in a set in such a way that they have definite orientation in space, definite geometry, and each hybridized orbital is associated with the equivalent amount of energy. Therefore, hybridization is a process of mixing of fixed number of pure atomic orbitals like SPD to get the same number of impure or hybridized atomic orbitals arranged in a set in such a way that they have definite orientation. Definite orientation in space, definite geometry, and each of them is associated with the equivalent amount of energy. Hybridization वो प्रोसेस है जहां पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिक्स नंबर में मिलाया जाता है और उतने ही नंबर में इम्प्योर या हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल को एक सेट में इस तरीके से पाया जाता है कि इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डेफिनिट होती है, इनकी डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, हर एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएट होते हैं। अब हम इसको आपको बहुत से एग्जाम्पल्स लेकर समझाएंगे। अब हम इस टाइप की टेबल बनाएंगे। देखिए ये लिखा है नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हिब्रिडाइजेशन। फिर दूसरा कॉलम ये है नंबर ऑफ नेम ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हिब्रिडाइजेशन। फिर तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर चौथा कॉलम है नंबर ऑफ या नेम ऑफ हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। और फिर लास्ट कॉलम है सेट ऑफ हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद ओरिएंटेशन एंड ज्योमेट्री। विद ओरिएंटेशन एंड ज्योमेट्री। अब मान लीजिए
के हिब्रिडाइजेशन में दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। हिब्रिडाइजेशन में दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट दे रहे हैं। कौन कौन से ले रहे हैं? एक s और एक p पार्ट ले रहे हैं। तो हमें हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिलेंगे? दो। हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे दो। इनका नाम क्या होगा? sp और sp1, sp और sp1। अब ये दो के सेट में ए सेट ऑफ टू sp1 hybridized atomic orbitals hybridized atomic orbitals। अब ये दो के सेट में अरेंज होंगे। ये मान लो सेंट्रल आइटम है, एक ये sp1 होगा और एक ये sp1 होगा। ये स्पेस में इनका फिक्स अरेंजमेंट होगा या फिक्स ओरिएंटेशन होगा। दोनों के बीच में, दोनों का ओरिएंटेशन स्पेस में इस तरीके से होगा कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा। जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा तो इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर ज्योमेट्री। तो देखो, अब हम डेफिनेशन की बात करें हिब्रिडाइजेशन की। हिब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि हम यहाँ पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिक्स नंबर में मिलाते हैं, और जितने नंबर में मिलाते हैं उतने ही नंबर में इम्प्योर या हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, जो कि एक सेट में अरेंज होते हैं। इस तरीके से होते हैं कि उनका स्पेस में ओरिएंटेशन डेफिनिट होता है, उनकी ज्योमेट्री डेफिनिट होती है। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ लिया दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए। कौन कौन से लिए? s और p लिए। अब दोनों को मिलाया तो हमें दो इम्प्योर या हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? sp sp1। और ये दो के सेट में ऐसे अरेंज होंगे, एक ये sp1 होगा, एक ये sp1 होगा। दो के सेट में ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे ओरिएंट होंगे स्पेस में कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा और इनकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब मान लिए हमने तीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए। अब कौन कौन से मिलाए? एक s मिलाया और दो p मिलाए। तो यहाँ पर हमको तीन हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। अब कौन से मिलेंगे? sp2। कौन से मिलेंगे? sp2। और ये तीन के सेट में होंगे, ए सेट ऑफ 3 sp2 hybridized atomic orbitals। अब ये तीन के सेट में ऐसे अरेंज होंगे। ये मान लो सेंट्रल आइटम है, एक इस तरीके से स्पेस में ओरिएंट होगा, एक इस तरीके से स्पेस में ओरिएंट होगा, एक इस तरीके से स्पेस में ओरिएंट होगा। यानी ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 होगा। और इनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ये एक ही प्लेन में होंगे, और ये प्लेन जो होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। यानी इक्वेटोरियल प्लेन वो होता है जो इक्वेटर के पैरेलल होता है। इक्वेटर वो लाइन होती है जो कि अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ये तीनों sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे और वो कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कह सकते हैं। ये प्लेन हुआ। इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे।
तो इनके बीच में जब बॉन्ड एंगल तीनों सेंट्रल आइटम से जुड़े, तीनों sp1 से सॉरी sp2 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 का बन रहा है, तो इसकी वजह से ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री हो जाएगी। अब हमने माना 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, एक s 3 p, माना हमने 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, एक s और 3 p, तो हमें 4 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और उनका नाम क्या होगा, sp3 का नाम क्या होगा, sp3। अब ये 4 के सेट में अरेंज होंगे, अलग नहीं होंगे बल्कि 4 के सेट में अरेंज होंगे। ए सेट ऑफ 4 sp3 hybridized atomic orbitals अब ये 4 के सेट में कैसे अरेंज होंगे, ये सेंट्रल आइटम हुआ और एक sp2 sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रॉन के, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे। देखो ये अगर इसको हम मिला दें, ये अगर हम इसको मिला दें इस तरीके से, तो ये बन जाएगा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, और इसके ये 4 कोने हो गए। तो ये सेंट्रल आइटम हो गया, एक sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के इस कोने की तरफ डायरेक्ट हो गया, दूसरा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कोने की तरफ डायरेक्ट हो गया, तीसरा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कोने की तरफ डायरेक्ट हो गया, और चौथा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कोने की तरफ डायरेक्ट हो गया, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बन गया। जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बन गया, तो इनकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब मान लिया हमने 5 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में मिक्स किए, कौन कौन से मिक्स किए, एक s 3 p 2 p और ये 3 p और एक d मिक्स किया, तो हमें 5 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और इनका नाम होगा sp3d, इनका नाम होगा sp3d। और ये पांचों अलग नहीं होंगे बल्कि एक सेट में होंगे, ए सेट ऑफ 5 sp3d hybridized atomic orbitals। अब इन पांचों का स्पेस में अरेंजमेंट कैसे होगा, 3 तो एक इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे, 3 एक इक्वेटोरियल, ये सेंट्रल आइटम है, ये 3 एक इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे, sp3d ये भी sp3d और ये भी sp3d, और ये
प्लेन हो गया, और 3 इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे। और कैसे होंगे कि इनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनेगा। जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनेगा तो ये 3 sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3d हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 का बनेगा। और एक sp3d हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर होगा, और तीसरा यानी पांचवा sp3d हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे होगा। जो sp3d हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन में है वो कहलाएंगे इक्वेटोरियल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो जिसमें एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे है, ये कहलाएंगे एक्सियल हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन से 90 का एंगल बनाएंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल। देखो ये 3 कॉर्नर बन गए तो हो गया ट्राइगोनल। और ये दोनों एक्सियल के जो दो, एक अबव कॉर्नर और एक नीचे कॉर्नर, ये एक पैरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। ऊपर भी एक पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी, नीचे भी पैरामिडल स्ट्रक्चर होगी, तो ये कहलाएगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। अब माना हिब्रिडाइजेशन में 6 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। अब ये 6 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक s 3p, एक s 3p और 2d। तो यहां भी हमें 6 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और इनका नाम क्या होगा? sp3d2, sp3d2। और ये अलग नहीं होंगे बल्कि 6 के सेट में अरेंज होंगे। ए सेट ऑफ 6 sp3d2 hybridized atomic orbitals। अब ये इनका स्पेस में फिक्स ओरिएंटेशन या फिक्स अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि ये एक ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे। ऑक्टाहेड्रॉन में 6 कोने होते हैं, तो एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और एक कोना ये हो गया, और एक कोना ये हो गया। ये एक प्लेन हो गया, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, 4 एक प्लेन में होंगे और एक इसके ऊपर से होगा, ये बन गया इक्वेटोरियल प्लेन बन गया। एक प्लेन के ऊपर से होगा, दूसरा नीचे होगा। तो एक ये होगा sp3d2, ये भी sp3d2 हो जाएगा, और यह भी sp3d2 होगा, और ये नीचे वाला ये भी sp3d2 होगा, ये भी sp3d2 होगा, ये भी sp3d2 होगा। अब ये 6
sp3d2 एक ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे। 4 कोने ऑक्टाहेड्रॉन के एक प्लेन में होंगे, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और एक sp3d2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्लेन के ऊपर होगा और दूसरा इस प्लेन के नीचे होगा, और इनके बीच सबके बीच बॉन्ड एंगल 90 का बनेगा। और ये इस तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे। जब ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे तो इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रॉन इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। अब हम 7 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हैं, तो कौन कौन से मिलाएंगे? एक s, 3p और 3d। एक s, 3p, 3d। तो हमें 7 इम्प्योर या हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, और इनका नाम होगा sp3d3। अब ये अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि 7 के एक सेट में अरेंज होंगे। ए सेट ऑफ 7 sp3d3 hybridized atomic orbitals। अब ये 7 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक पेंटागन, इसमें ये पेंटागन है, इसके 5 कोने हैं, और ये इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। पेंटागन इन इक्वेटोरियल प्लेन। जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें 5 sp3d3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 5 sp3d3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3d3, ये भी sp3d3, यह भी sp3d3, यह भी sp3d3। 5 हिब्रिडाइज्ड sp3d3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक पेंटागन के 5 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे। पेंटागन के 5 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे, और इस तरीके से इनका स्पेस में ओरिएंटेशन होगा। और ये पेंटागन फ्लैट होगा। क्यों फ्लैट होगा? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल है, इसलिए कहलाएगा पेंटागन इन इक्वेटोरियल प्लेन। और एक sp3d हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस पेंटागन, फ्लैट पेंटागन या इक्वेटोरियल पेंटागन के ऊपर होगा, और दूसरा इसके एक नीचे होगा। इक्वेटोरियल पेंटागन जो है वो फ्लैट होगा, इक्वेटर के पैरेलल होगा। इस तरीके से ये 5 जो है sp3d3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 5 जो sp3d3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो पेंटागन के 5 कोनों की तरफ डायरेक्ट होंगे और एक ही प्लेन में होंगे, और इनके बीच बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होगा। और जो अच्छा ये कहलाएंगे इक्वेटोरियल sp3d ऑर्बिटल्स। और ये जो 2 sp3d ऑर्बिटल है, ये पेंटागन, इक्वेटोरियल पेंटागन के एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा।
और ये इक्वेटोरियल प्लेन से 90 का एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, तो ये कहलाएंगे एक्सियल sp3d3 ऑर्बिटल्स, ये भी एक्सियल होगा। ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंजमेंट में जो ज्योमेट्री निकल के आएगी sp3d3 हिब्रिडाइजेशन में, वो होगी पेंटागोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। हमें यहां पर एक बात नोट करना है, हिब्रिडाइजेशन में जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं उनकी एनर्जी, कुछ की एनर्जी सेम होती है, कुछ की एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन जो हमें हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उनमें से हर एक की एनर्जी सेम होती है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं नोट प्योर in pure atomic orbitals taking part in mixing in hybridization process, some of them may have different energies, while some of them may have same energy, but all hybridized atomic orbitals or hybridized atomic orbitals will be having equivalent amount of energy. For example, in sp3d3 hybridization, sp orbitals may have different energies, but 3p orbitals and 3d orbitals will be having same energy, because they are degenerate orbital. Degenerate orbitals are those
Degenerate orbitals are those which have equivalent amount of energy. Hybridized orbitals thus form hybridized orbital, all the hybridized orbital, but all the hybridized orbital thus form will be having equivalent amount of energy. तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलाए जा रहे हैं उनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उनमें हर एक की एनर्जी सेम होती है. जैसे एग्जाम्पल ली हमने यहाँ पर sp3d3 की, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल ली. sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया, एक एस को मिलाया, एक एस को मिलाया, 3p को मिलाया और 3d को मिलाया. तो एस की एनर्जी p से अलग होगी, p की एनर्जी d से अलग होगी, लेकिन 3p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी. 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 3p ऑर्बिटल की एनर्जी और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि वो डीजनरेट होंगे. डीजनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती. और इसके बाद जो हमें हाइब्रिडाइजेशन से 7 sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, उनकी एनर्जी हर एक की सेम होगी, किसी की भी डिफरेंट नहीं होगी. Some special points for hybridization concept. अब हम hybridization concept के कुछ खास बातें लेंगे. नंबर 1, in a molecule or ion there is a central atom and atoms attached to central atom are called as surrounding atoms. किसी मॉलिक्यूल या आयन में, किसी मॉलिक्यूल या आयन में एक सेंट्रल आइटम होता है. किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में एक सेंट्रल आइटम होता है और इस सेंट्रल आइटम से जो आइटम अटैच होते हैं उनको हम सराउंडिंग आइटम्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल AB3, फॉर एग्जाम्पल AB3. तो AB3 में ए सेंट्रल आइटम है और ये 3 जो बी आइटम जुड़े हैं ए आइटम से, ये सराउंडिंग आइटम्स हैं. इट इज सेंट्रल आइटम.
और ये हर एक भी आइटम जो है वो सराउंडिंग आइटम है। तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में एक सेंट्रल आइटम होता है और उससे जो जुड़े आइटम होते हैं वो सराउंडिंग आइटम कहलाते हैं। जैसे ए बी थ्री में ए जो है वो सेंट्रल आइटम है और ये तीनों बी आइटम जो हैं ये सराउंडिंग आइटम्स हैं। Point number 2, during process of hybridization, usually the hybridization of central item is considered। अब हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हमेशा ज़्यादातर सेंट्रल आइटम का हिब्रिडाइजेशन ही कंसीडर किया जाता है। यानी किसका हिब्रिडाइजेशन कंसीडर किया जाता है? ए आइटम का हिब्रिडाइजेशन कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, in hybridization process, partially filled in hybridization process mostly partially filled orbitals of outermost orbit of central atom are taking part in hybridization। partially filled orbital is that which has only one electron and it is represented as in this way। ये तो it is represented हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये स्क्वायर एक ऑर्बिटल दिखा रहा है और इसमें ये एरो अपवर्ड ये एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखा रहा है जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर हम इसको इस तरीके से भी दिखा देते हैं। ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स
पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। तो हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस में ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इज आल्सो called as valence shell। तो हिब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हिब्रिडाइजेशन में आउटर सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और हम उनको इस तरीके से दिखाते हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, sometimes partially filled orbital sometimes an orbital of outermost orbit having lone pair of electron LEP और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर तो समटाइम्स an orbital of outermost orbit having lone pair of electron or non-bonded electron pair can also take part in hybridization of central atom। For example, in ammonia NH3 in hybridization of central atom nitrogen 2s orbital
of nitrogen atom can also take part. 2s orbital of nitrogen atom having one non-bonded electron pair can also take part in hybridization of nitrogen atom. वैसे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स ही ज्यादातर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स ही सेंट्रल आइटम के हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन कभी कभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो ऑर्बिटल भी सेंट्रल आइटम के हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं जिनके पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन आइटम के सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन के हिब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 2s ऑर्बिटल जिसके अंदर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो भी नाइट्रोजन आइटम के अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन आइटम के हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है। इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हम अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5, sometimes vacant orbitals of outermost orbit जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और पिन अल्टीमेट ऑर्बिट जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के फौरन बाद होता है, इसको हम n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन टेक पार्ट इन hybridization of central atom। तो कभी कभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या पिनल्टीमेट ऑर्बिट के, कभी कभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या पिनल्टीमेट ऑर्बिट के वो ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी होते हैं, जिनके अंदर वैकेंट होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो भी हिब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन मेटल ligand bond, in metal ligand or ml bond formation of central metal atom or
metal ion in coordination compound vacant orbitals of outermost orbit and penultimate orbit are taking part in hybridization of central metal ion. जैसे मैंने पहले बताया, ज्यादातर सेंट्रल मेटल के ज्यादातर सेंट्रल आइटम के हाइब्रिडाइजेशन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कभी कभी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के या पिनल्टीमेट ऑर्बिट के वो ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के या पिनल्टीमेट ऑर्बिट के वो ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होते हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं, यानी आउट वैकेंट ऑर्बिटल्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट के या फिर पिनल्टीमेट ऑर्बिट के भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं सेंट्रल आइटम के हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल लिगेंड बॉन्ड बनने में सेंट्रल मेटल आयन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के वैकेंट ऑर्बिटल या पिनल्टीमेट ऑर्बिट के वैकेंट ऑर्बिटल मेटल लिगेंड बॉन्ड के बनने में मेटल आयन के हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। इसको हम आगे चल के देखेंगे जो कि कैसे ये कैसे होता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यूनिट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 6, hybridized orbitals have following shape. Hybridized orbital has following shape. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप इस तरीके की होती है। एक ये बड़ा लोब होता है और एक ये छोटा लोब होता है। ये कहलाता है बिग लोब। और ये स्मॉल लोब। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखते वक्त ज्यादातर हम बिग लोब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लोब को प्रेजेंट नहीं करते। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखते वक्त ज्यादातर हम बिग लोब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिग लोब को ही रिप्रेजेंट करते हैं
बिग लोब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते। थ्री डायमेंशनल स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस वो होती है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। थ्री डायमेंशनल स्पेस इज दैट विच इज हैविंग ब्रेथ, लेंथ एंड गर्थ। और थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। थ्री डायमेंशनल स्पेस हैज breadth, length and girth. Three dimensional space has three coordinate axes, that is x-axis, y-axis and z-axis, which are perpendicular to each other, which are perpendicular which are to each, which are perpendicular in this way to each other, forming angle of 90 degree. These are x-axis, y-axis and z-axis. थ्री डायमेंशनल स्पेस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर थ्री डायमेंशनल स्पेस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर चौड़ाई, लंबाई और मोटाई होती है। और थ्री डायमेंशंस में तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 का बनता है। अब तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल हो गया। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, ये पी ऑर्बिटल हो गया। और डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बेल होती है,
ये डी ऑर्बिटल हो गया। अब कौन कौन से ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो फॉलोइंग partially filled mostly following partially filled atomic orbitals take part in hybridization। अब कौन कौन से ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर पी एक्स ऑर्बिटल, यहाँ पर पी ऑर्बिटल ग्लोब अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं, ये हो गया पी एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल हो गया। फिर पी वाई ऑर्बिटल, जहाँ पी ऑर्बिटल के लोब अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, पी वाई ऑर्बिटल। फिर पी जेड ऑर्बिटल, जहाँ पी ऑर्बिटल के लोब अलोंग जेड एक्सिस पर होते हैं। फिर पांचों डी ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं वो हिब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। तो इनको हम इस तरीके से बना रहे हैं। डी ऑर्बिटल में अगर डी ऑर्बिटल के लोब अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो, ये कहलाएगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल के लोब अलोंग वाई और जेड एक्सिस के बीच में हो तो ये कहलाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल के लोब अलोंग एक्स और जेड एक्सिस के बीच में हो तो ये कहलाएगा डी एक्स जेड ऑर्बिटल। अब ये डी ऑर्बिटल वो हैं जहां लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, जहां लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, जहां लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है। दो डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जहां लोब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हैं। देखो इस तरीके से, ए ग्लोब अलोंग एक्स एक्सिस हो गया और ए ग्लोब अलोंग वाई एक्सिस हो गया, ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और पांचवा डी ऑर्बिटल वो होता है जहां पर दोनों लोब जेड एक्सिस पर आ जाते हैं, जहां पर दोनों लोब जेड एक्सिस, एक लोब ये जेड एक्सिस पर आ गया और एक लोब इसके पीछे से जेड एक्सिस पर आ गया, ये कहलाता है डी जेड स्क्वायर। तो हिब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं वो हम यहां लिख सकते हैं। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन hybridization of central atom in a molecule or ion। कौन कौन से हो सकते हैं? एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब कहाँ कहाँ कौन से ऑर्बिटल किस टाइप के हिब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, इसको हम देखेंगे हिब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स लेकर। हिब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स लेकर, हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स होती हैं
SP1, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 एंड SP3D2। तो अब इनको ये ऑर्बिटल किन किन टाइप के ऑर्बिटल्स में यूज होते हैं, इनको हम अलग से लेंगे जब हम नया टॉपिक लेंगे, टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर इसको रोकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्द वो वीडियो लेक्चर हम यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे आपके नीट और जेई की प्रिपरेशन में की तैयारी के लिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल स्टारलाइट एडुटेक को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए हमें इनकरेजमेंट मिले, आपकी तरफ से हमें इनकरेजमेंट मिले, ताकि हम और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स आपकी नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए डाल सकें। उम्मीद है कि आप भगवान से दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें और तंदुरुस्त रहें और नीट की और जेई की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ लगे रहें, ताकि आपको जेई और नीट में कामयाबी मिले। आज की मुलाकात इतनी ही। गुड बाय। आगे फिर जल्दी आपसे दूसरे नए वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू टू सी द वीडियो लेक्चर।